एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अनबाईपास रेसर आरी का केस हमने देख लिया, हमने समझ लिया, उसको सीख लिया और होप कि आप उसको सीख लिए होंगे। जो आपकी कमियां रही होंगी छोटी छोटी, जो चीजें आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जो नेटवर्क थ्योरी आप एफिशिएंटली अप्लाई नहीं कर पाते, आपने पिछले लेक्चर्स में सीखे होंगे। जो भी मैंने अभी तक 12-13 लेक्चर्स 14 लेक्चर्स आपको गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं मिलर इफेक्ट, और मिलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उस पे बेस सीधे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सारी चीजें आपको जाके सिखाने वाला हूं। मिलर इफेक्ट पहले पढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू मिलर इफेक्ट अप्लाई करके कैसे मुझे डील करना है, कैसे डील नहीं करना है, वो हम सीखने की बेटा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब सीखते हैं मिलर इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज मिलर इफेक्ट, क्या कहता है मिलर इफेक्ट, कहां पे हम अप्लाई करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉल्विंग द बीजेटी, फॉर एनालाइजिंग द बीजेटी, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मिलर इफेक्ट। मिलर इफेक्ट के बारे में देखते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, चीजों को समझने की कोशिश करना। क्या होता है मिलर इफेक्ट। मान लो ये देखो कॉमन टर्मिनल है ना, ये कॉमन टर्मिनल है। ये मान लेते हैं, मान लो ये आपका इनपुट टर्मिनल है, यहाँ पे क्या लगा है मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये आपका मान लो आउटपुट टर्मिनल है ना। तो आप यहां से आउटपुट ले रहे हो और आउटपुट टर्मिनल का वोल्टेज है V2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली दिस टर्मिनल, है ना। ये प्लस माइनस क्या है, आउटपुट टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल क्या है, प्लस माइनस V2। इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज जो इनपुट पे अप्लाइड टर्मिनल है, इनपुट पे अप्लाइड वोल्टेज V1 है। अब देखो, अगर एक कोई इंपीडेंस, वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वो इंडक्टेंस भी हो सकता है, और वो कैपेसिटेंस, तो हम जनरल केस लेते हैं। अगर कोई इंपीडेंस इज कनेक्टेड, जेड एक इंपीडेंस है ना, ये इसकी वैल्यू 1/j⍵c हो जाएगी अगर कैपेसिटेंस यहां कनेक्टेड होगा, है ना। अगर इंडक्टर है तो j⍵L हो जाएगी, और अगर रेजिस्टर है तो R ही रहेगी, है ना। तो अगर ये Z यहां पे कनेक्टेड है, ये यहां पे Z कनेक्टेड है, तो ये इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में है। जहां पे आप इनपुट लगा रहे हो उस टर्मिनल, और जहां से आउटपुट लगा रहे हो उस टर्मिनल के बीच में है, तो यहां मिलर इफेक्ट पिक्चर में आएगा। अब आप कहोगे सर जो अनबाईपास रेजिस्टर आरई था उस केस में मिलर इफेक्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो आरई था वो कॉमन तो था, वो इनपुट लूप में भी प्रेजेंट था और आउटपुट लूप में, लेकिन वो जहां इनपुट लगाया था, इनपुट कहां लगाया था, बेस टर्मिनल पे। आउटपुट कहां से लिया था, कलेक्टर। तो क्या ये बेस और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में लगा हुआ था आरई, नहीं, वो एक और टर्मिनल कहां पे लगा हुआ था, इमिटर, जो कि कॉमन टर्मिनल था। इसीलिए वो दोनों इनपुट और आउटपुट लूप दोनों में आ रहा था, और उसका इफेक्ट हमने देखा था कि क्या होगा अनबाईपास रेजिस्टर आरई का। लेकिन हियर द इंपीडेंस इज डायरेक्टली connected between the terminals इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल। जहां पे इनपुट लगा रहे हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में बेस पे इनपुट लगाते हैं और कलेक्टर से क्या लेते हैं, आउटपुट। तो बेस और कलेक्टर के बीच में अगर इंपीडेंस आ जाए तो उसको पहले हटाना पड़ेगा यूजिंग दिस मिलर इफेक्ट। मिलर इफेक्ट क्या कहता है, अगर भैया इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में आपका क्या आ गया, कोई इंपीडेंस आ गया, तो उसको क्या करेंगे, उसका कुछ इफेक्ट जाएगा इनपुट साइड में और कुछ, तो अगर ये कॉमन है तो इसका कुछ इफेक्ट आएगा इनपुट साइड में, कुछ इफेक्ट आएगा आउटपुट साइड में, और कितना इफेक्ट आएगा इनपुट साइड में और कितना इफेक्ट आएगा आउटपुट साइड में, वो कौन बताता है, मिलर थ्योरम या मिलर इफेक्ट बताता है। मिलर थ्योरम बताती है, इसको मिलर थ्योरम भी कह सकते हैं। तो देखो कितना इफेक्ट आएगा, एक इंपीडेंस आ जाएगा कहां, इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल, ये इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल जिसके बीच में जेड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक इंपीडेंस आएगा इनपुट साइड में बिटवीन इनपुट टर्मिनल एंड कौन सा टर्मिनल, जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है रेफरेंस, है ना। नॉर्मली ग्राउंड होता है, नॉर्मली जो दूसरा रेफरेंस है, किसी भी नोड के वोल्टेज को किसके रेफरेंस में मेजर करते हैं, किसी टर्मिनल के वोल्टेज को, ऑब्वियसली ग्राउंड के। तो क्या आएगा, जो इनपुट टर्मिनल है ये वाला, जहां से कनेक्टेड था ये इंपीडेंस, इस टर्मिनल और जो दूसरा रेफरेंस टर्मिनल है उसके बीच में एक इंपीडेंस आ जाएगा, इसका एक पोर्शन आ जाएगा और इसका कुछ पोर्शन आ जाएगा कहां पे, आउटपुट साइड में। इसका आउटपुट साइड में इफेक्ट कितना आएगा, है ना, वही अभी हमें देखना है। तो एक पोर्शन आ जाएगा मेरा कहां पे, आउटपुट साइड में, इस इंपीडेंस जेड का एक पोर्शन या एक इफेक्ट आएगा आउटपुट साइड में, और एक इफेक्ट आएगा इसका इनपुट साइड में, क्योंकि ये बीच में था इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के। तो इसका कुछ इफेक्ट जाएगा इनपुट साइड में और कुछ इफेक्ट जाएगा आउटपुट साइड में। कितना इनपुट साइड में इसका इफेक्ट आएगा,
आएगा, कितना आउटपुट साइड में इसका इफेक्ट आएगा, वो हम कहां से निकालते हैं, इस मिलर इफेक्ट से ही निकालते हैं। कितना यहां जाएगा, यहां चला जाएगा Z अपान 1 माइनस AB, और AB क्या होता है अभी बताएंगे, है ना। Z यहां जाएगा Z अपान 1 माइनस 1 अपान क्या AB, है ना। यहां जहां AB क्या है, वेयर AB इज नथिंग बट दिस आउटपुट टर्मिनल का जो वोल्टेज V2 था विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टर्मिनल, दिस V2 अपान इनपुट टर्मिनल का जो वोल्टेज था विद रेफरेंस टू दिस रेफरेंस टर्मिनल V1, इन दोनों वोल्टेजेस का जो रेशियो था उसको हम कहते हैं AB नहीं कि AB पूरे सिस्टम का वोल्टेज गेन है। जो आउटपुट टर्मिनल जहां से Z कनेक्टेड था, जिस इनपुट टर्मिनल और जिस आउटपुट टर्मिनल के बीच में Z कनेक्टेड था, उसी टर्मिनल और रेफरेंस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज, और उसी रेफरेंस टर्मिनल, उसी इनपुट टर्मिनल और रेफरेंस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है V1, उन्हीं दोनों का जो रेशियो है उसको यहां AB लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी V0 अपान VI को AB ले लेंगे। जब मिलर इफेक्ट लगाएंगे तो जिन दोनों टर्मिनल के बीच में वो इंपीडेंस कनेक्टेड है Z, तो जिसका इफेक्ट Z अपान 1 माइनस AB इनपुट साइड में ले रहे हैं, Z अपान 1 माइनस 1 अपान AB आउटपुट साइड में ले रहे हैं, तो यहां पे जो AB यहां यूज हुआ है, ये AB कोई भी AB नहीं है। ये कौन सा AB है, जहां से Z कनेक्टेड था वो एक टर्मिनल था, इस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टर्मिनल कितना था V2, एंड दूसरा एंड जहां पे कनेक्टेड था Z का, उस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टर्मिनल कितना है V1। इन्हीं दोनों वोल्टेजेस का रेशियो जो है वो AB होगा। फॉर दिस पर्पस जो Z अपान 1 माइनस AB यहां लिखा है और Z अपान 1 माइनस 1 अपान AB लिखा है, यहां AB कौन सा यूज करेंगे, जो एक टर्मिनल जो Z का कनेक्टेड था जहां से, उस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टर्मिनल कितना है, रेशियो विद जहां पे दूसरा एंड कनेक्टेड था Z का, उस इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू क्या, उस इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेफरेंस टर्मिनल V1, तो V2 अपान V1 था। ये होता है इफेक्ट, है ना, इसको कहते हैं मिलर इफेक्ट। तो आपने इस इंपीडेंस को जो बीच में लगा था इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के, इसका एक पोर्शन शिफ्ट कर दिया इनपुट साइड में। इसका जो इफेक्ट था ओवरऑल, इसका इनपुट में जितना इफेक्ट था तो उतना इफेक्ट लेके इसको इनपुट साइड में शिफ्ट कर दिया, जितना इसका आउटपुट साइड में इफेक्ट था उतना इफेक्ट लेके इसको आउटपुट साइड में शिफ्ट कर दिया, और ये हो गया आपका मिलर इफेक्ट की वजह से इस इंपीडेंस का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल। क्योंकि हमने जितने अभी तक एम्पलीफायर के क्वेश्चन किए कॉमन इमिटर के, आप देखोगे इनपुट साइड पे रहता है, आउटपुट साइड पे रहता है ना। आउटपुट साइड में इनपुट साइड का डिपेंडेंट, इनपुट साइड पे डिपेंडेंट एक करंट सोर्स होता था, है ना, GM इंटू V पाई, जो इनपुट साइड के एक वोल्टेज V पाई पे डिपेंड करता है। एक इनपुट साइड है, एक आउटपुट साइड। जब RE लगा देते थे तो एक कॉमन रेजिस्टेंस आ जाता था इनपुट साइड के लूप में भी जो कॉमन होता था, तो आउटपुट साइड के लूप में। जब यही RE नहीं होता है तो एक आउटपुट साइड है सेपरेटेड फ्रॉम इनपुट साइड, है ना। तो हमें वो डील करना, उस नेटवर्क को डील करना बहुत ईजी रहता है। RE रेजिस्टेंस, कॉमन रेजिस्टेंस आने से डीलिंग पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। इनपुट जब इनपुट लूप में घूमेंगे तो RE इनपुट लूप में भी आ जाएगा, जब आउटपुट लूप में घूमेंगे तो आउटपुट लूप में भी RE आ जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही थी। जबकि अगर Z इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में आ जाएगा, कलेक्टर और बेस के बीच में कोई अगर हम लगा दें इंपीडेंस, तो इनपुट से कुछ फ्लो होगा तो आउटपुट साइड भी चला जाएगा, फिर आउटपुट साइड से वापस आके इनपुट, तो बहुत मिक्सिंग हो जाएगी, उसको डील करना इतना आसान नहीं होता है। तो वहां पे हम पिक्चर में लाते हैं किसको, मिलर भैया साहब को, कि मिलर इफेक्ट से हम क्या करेंगे, हम इस इंपीडेंस को जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में है उसका जो इफेक्ट है इनपुट साइड में, उसको इनपुट साइड में कर लिया उतना इंपीडेंस को, और जो इफेक्ट आउटपुट साइड में उतना आउटपुट साइड में कर लिया। अब ये फिर से जैसा हम पहले डील करते थे, इनपुट साइड के जो सर्किट है वो अलग इस तरफ दिख रही है, आउटपुट साइड के अलग इस तरफ, फिर उसको डील करके सारा वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस सब कुछ हम कैलकुलेट करते हैं। वो सारे हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिलर इफेक्ट का यूज करके हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहां Z क्या है, कोई भी इंपीडेंस अगर क्या होगा, Z अगर मान लो क्या होगा इंडक्टर, तो Z की जगह j ओमेगा L आ जाएगा। अगर कैपेसिटेंस होगा तो 1 अपान j ओमेगा C आ जाएगा, है ना, और रेजिस्टेंस है तो Z की जगह R आ जाएगा। सिंपल, Z इज अ इंपीडेंस। तो ये जनरल केस है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं हमारे BJT के केस में मिलर इफेक्ट कहां काम आता है, उसको हम सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल सा पहले एक एग्जाम्पल क्या, मैं एक सर्किटरी ले रहा हूं और उस सर्किटरी को मैं आपको बना के सिखाऊंगा कि कैसे मिलर
मिलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे और ये सर्किटरी आएगी तो डायरेक्टली कैसे मिलर इफेक्ट लगाना है तो सीधे हम देखते हैं उस चीज को, ठीक है ना। यहां ध्यान से देखना, कैसे देखेंगे कैसे करेंगे सिंपली। अब देखिए ध्यान से, हमारा ये आएगा जो कलेक्टर बेस फीडबैक जो होता है ना, कलेक्टर और बेस के बीच में जो रजिस्टर लगा होता है उसी केस को हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसी केस को हम डील करने जा रहे हैं। देखो यहां पे ये बेस है जहां से इनपुट लगाते हैं और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। कलेक्टर जहां से हम आउटपुट लेते हैं, बेस है जहां, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आरबी लगा दिया। अब यहां मिलर इफेक्ट को आपको दिखाना पड़ेगा। ये है आपका आरसी, है ना, ये आपका आ गया वीसीसी, है ना। मान लो यहां से आउटपुट ले रहे हैं थ्रू कलेक्टर, है ना, VC2, ठीक है। इसको अभी और इलेबरेट करके लगाएंगे और यहां पे लगा रहे हैं एक तरह से क्या, CC1, इसके थ्रू लगा रहे हैं एक इनपुट वोल्टेज VI, ठीक है, एक इनपुट वोल्टेज VI। तो इसको डील कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं। अब देखो जहां से आउटपुट, ये देखो ये कलेक्टर टर्मिनल है, नॉर्मली कॉमन एमिटर में कलेक्टर टर्मिनल से हम लेते हैं क्या, आउटपुट, और हम नॉर्मली क्या इनपुट टर्मिनल जो है बेस पे लगाते हैं इनपुट, बेस टर्मिनल कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू बेस टर्मिनल पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं। एंड इमिटर टर्मिनल इज कॉमन, तो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल जहां से आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर एंड इनपुट जहां बेस, उन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया तो उसको मिलर इफेक्ट लगा के पहले दूर करना होगा, देन ओनली वी कैन मूव फर्दर। तो पहले हम इस आरबी के इफेक्ट को इनपुट साइड में कितना होगा वो तोड़ लेते हैं, आउटपुट साइड में कितना होगा वो तोड़ लेते हैं। जब हम ये तोड़ लेंगे तो उसके बाद सर्किट क्या हो जाएगी, इजी। एंड ये आरबी को दोनों साइड शिफ्ट करना, इनपुट साइड और आउटपुट साइड, ये कब करना पड़ेगा, इन केस ऑफ एसी मॉडल। इन केस ऑफ एसी मॉडल, डीसी मॉडल में आरबी को शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डीसी मॉडल में आप हमेशा आरबी को यहीं इंटैक्ट रहने दो और ऑपरेटिंग पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आरबी को जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, हम वहां पे गेन एबी की भी बात किए थे, तो ये सब कब पिक्चर में आएगा, व्हेन वी विल बी गोइंग टू ड्रॉ, वी आर गोइंग टू ड्रॉ the what AC मॉडल, है ना। तो जब AC मॉडल ड्रॉ करने जा रहे हैं then we'll use this Miller effect for simplifying the AC hybrid pi मॉडल, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। DC मॉडल में तो क्या होगा, ये कैपेसिटर ओपन, ये कैपेसिटर ओपन, ये DC मॉडल की सर्किट बन जाएगी, है ना। और DC मॉडल में इस सर्किट का हम ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना जानते हैं, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां यूज भी करेंगे। अब देखो ध्यान से, AC मॉडल में क्या होगा, AC मॉडल में देखो इसको चिपका देंगे, अगर यहाँ RS लगा होगा तो यहाँ RS भी लगा देंगे, ये दोनों क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस RL होगा तो RL भी लगा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये कलेक्टर इंडे में मान लेता हूं ये VC, इसको मैं VC मान रहा हूं, क्यों, ये VC इज इक्वल टू V0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि यहाँ पे जब कैपेसिटर को शॉर्ट करें कलेक्टर सीधे V0 से जुड़ा हो तो VC इज इक्वल टू V0 भी हो सकता है। बीच में कुछ अगर आ गया तो VC और V0 हो सकता है सेम ना हो। कपलिंग कैपेसिटर को शॉर्ट करने के बाद अगर कोई रेजिस्टेंस बीच में आ जा रहा है VC और V0 के तो सेम नहीं होंगे, नहीं आ रहा है तो सेम होंगे, है ना। और देखो ये जो नोड है बेस पे, इसको मैं मान लेता हूं VB, क्योंकि नोड का वोल्टेज VB होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम नोड के वोल्टेज की बात करते हैं तो हमेशा नोड वोल्टेज किसके रेफरेंस में होता है, उसका जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज ऑलवेज ग्राउंड, है ना, हमेशा ध्यान रखना। तो अब ध्यान से देखो, जब मिलर इफेक्ट यहां लगाएंगे, एसी मॉडल के लिए मिलर इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये सर्किटरी तो यही है, जो बीच में आरबी था कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, इसका कुछ इफेक्ट जाएगा आउटपुट साइड दैट इज कलेक्टर के साइड, एंड कुछ इफेक्ट आएगा बेस साइड में दैट इज बेस साइड में, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना क्या होगा, हम जो इफेक्टिव जो बीच वाला कॉमन इंपीडेंस होता है उसका इफेक्ट जो आता है वो कहां कनेक्ट करते हैं, जो उसका इनपुट साइड में इफेक्ट आता है वो कहां कनेक्ट करते हैं, जिन दो टर्मिनल के बीच में जेड लगा हुआ था तो उस टर्मिनल और जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट था उसके बीच में हम इसका एक इफेक्ट इनपुट साइड में कनेक्ट करते हैं। आउटपुट साइड में वो जिस टर्मिनल पे जुड़ा हुआ था उस टर्मिनल और जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट था उसके बीच में इंपीडेंस कनेक्ट करते हैं। इंपीडेंस कैसे कनेक्ट किया था, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये जेड है
ये दो टर्मिनल्स के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जब इसका इफेक्ट इनपुट साइड में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, जो इनपुट साइड में जिस टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ था उस टर्मिनल और जो रिफरेंस पॉइंट होता है उन दोनों टर्मिनल के बीच में इसका इफेक्टिव इनपुट साइड जो इफेक्ट आता है Z/1 माइनस AB वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और आउटपुट साइड में किसके बीच में इसको कनेक्ट करते हैं, आउटपुट साइड में जो RB जहां आउटपुट टर्मिनल से कनेक्टेड है जिस पॉइंट से, उस टर्मिनल और जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता है उसके बीच में इसका इफेक्टिव इंपीडेंस Z/1 माइनस 1/AB कनेक्ट करते हैं। तो इनपुट साइड में कहां कनेक्ट करते हैं, इनपुट साइड में जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट आउटपुट साइड का, एक इनपुट। तो जो इनपुट साइड के पॉइंट से जहां जुड़ा हुआ है उस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में इसका इनपुट साइड में इसका इफेक्ट लगाते हैं, और आउटपुट साइड में जहां ये आउटपुट पॉइंट से जुड़ा हुआ है उस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में इसका आउटपुट साइड में इफेक्ट जोड़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम नोड्स की बात कर रहे हैं, नोड्स के वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, बाय डिफॉल्ट ग्राउंड है। तो अब देखो इस RB का जो इफेक्ट आएगा क्या आएगा, जो इनपुट साइड में जहां ये इनपुट साइड में जहां से जुड़ा हुआ था इस पॉइंट और दूसरा रेफरेंस पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या है, ग्राउंड, उसके बीच में इसका इफेक्ट आएगा। कितना आएगा उसके बीच में इफेक्ट, ऑब्वियसली RB/1 माइनस, हम इसको AB डैश मान लेते हैं क्योंकि AB हो सकता है V0/VI को इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हो व्हाट इज V0/VI और उसको इन्होंने AB माना हो, तो पता चले आप कहोगे कि वही वाला AB यहां यूज होगा। ऐसा नहीं है बेटा। क्या होता है AB जो फार्मूले में Z/1 माइनस AB, मैंने बताया AB किसकी वैल्यू होती है, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन में AB पूछा है वही यहां आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप गलतियां करते हो, कई लोग तो मान भी लेते हैं ना। और इसका आउटपुट साइड में इफेक्ट क्या आएगा, आउटपुट साइड में जिस पॉइंट से कनेक्टेड था उस पॉइंट और दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट है उसके बीच में इसका आउटपुट साइड में इफेक्ट आएगा। तो इस पॉइंट से ही तो ये कनेक्टेड था, इस पॉइंट और दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड है, तो इस पॉइंट के बीच में इसका इफेक्ट आएगा RB/1 माइनस 1 क्या AB डैश, है ना। और ठीक है, यहां से V0 ले रहे हैं, ओवरऑल आउटपुट वो तो अलग बात है, ठीक है ना। ये क्या है, ये कनेक्ट हो गया VCC। ऑब्वियसली जब AC मॉडल बनाएंगे तो इसको भी ग्राउंड कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। AC मॉडल बनाएंगे तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये VI जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इस नोड का वोल्टेज VB था, ऑब्वियसली नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। इस नोड का आउटपुट नोड का जहां से वो कनेक्टेड था, RB जहां से जिन दो नोड्स के बीच में कनेक्टेड है उन नोड्स के वोल्टेजेस हमें चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट। तो आउटपुट साइड में वो कनेक्टेड था इस पॉइंट से जिसका नोड वोल्टेज मैंने VC माना। इनपुट साइड में कनेक्टेड था कहां से, बेस टर्मिनल से, तो उसके नोड वोल्टेज को मैंने VB माना, इस नोड वोल्टेज को मैंने VC माना और यही VC V0 है। तो यहां जो AB डैश है, दिस AB डैश क्या होता था, आउटपुट साइड में ये जिस नोड से जुड़ा हुआ था उस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, ग्राउंड। तो VC ये नोड का वोल्टेज है तो ये ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड ही होता है। तो VC अपान क्या, VB क्या है, ये दूसरा जो नोड है, दूसरा नोड क्या है, जो दूसरा टर्मिनल है जिसके बीच में कनेक्टेड था उस नोड का या उस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो VB क्या है, बेस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हो आप, ग्राउंड ही तो ले रहे हो। तो इस नोड का वोल्टेज जो है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड, क्योंकि दूसरा रेफरेंस आप ग्राउंड ले रहे हो, VB है। आउटपुट टर्मिनल जहां से ये RB कनेक्टेड है उस टर्मिनल का वोल्टेज विद रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड क्या है, VC है। तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो है वो कहते हो AB डैश, जो यहां पे आपने यूज किया है। क्या होता है यही, तो जिन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट होता है, जो आपका ये कॉमन जो बीच में दोनों जगह मौजूद है, आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में जो इंपीडेंस है, जिन दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट होता है, ध्यान रखना। तो जो आउटपुट साइड में जो टर्मिनल है उस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड है, VC अपान गेन AB डैश क्या होता है, जो इस फार्मूले में आता है यहां पे और यहां पे 1 अपान, और अपान ये जो इनपुट साइड में जिस टर्मिनल से कनेक्ट होता है उस टर्मिनल का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, वो उन दोनों का रेशियो आप क्या कहते हो, AB डैश। ये चीज सबसे क्रिटिकल है, कई लोग जल्दबाजी में सब गलतियां करते हैं, इसीलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, ये गलतियां आपको नहीं करना है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
VC क्या है? वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टर्मिनल। VB क्या है? इनपुट। इनपुट है क्या है? बेस वोल्टेज। VB क्या है? इनपुट। तो आउटपुट आप कहां से ले रहे हो? कलेक्टर से, AB डैश के केस में। और इनपुट क्या है? VB बेस पे। तो ये क्या है? AB डैश एक तरह से गेन है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, है कि नहीं? क्योंकि आप आउटपुट मान रहे हो, आउटपुट टर्मिनल किसको मान रहे हो? कलेक्टर वोल्टेज को। इनपुट किसको मान लो? बेस वोल्टेज VB को, जो बेस टर्मिनल पे है। तो ये एक तरह से कॉमन एमिटर का एम्पलीफायर है। और कॉमन एमिटर के एम्पलीफायर का गेन मिड रेंज में होता है, ऐसा नहीं कि बहुत स्मॉल होता है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर अगर अनबाईपास रेजिस्टर आ रही है, अनबाईपास रेजिस्टर, बाईपास रेजिस्टर आ रही है, अनबाईपास रेजिस्टर आ रही है, तब इसका गेन थोड़ा स्मॉलर साइड जाता है फीडबैक की वजह से। RE एक फीडबैक की तरह काम करता है, तो गेन घट जाता है। अदरवाइज अगर बाईपास रेजिस्टर आ रही है, यहां तो रेजिस्टर आ रही है ही नहीं, तो यहां निगेटिव फीडबैक तो है नहीं ड्यू टू RE, तो इसका गेन जो होता है, जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का गेन, वो मिड रेंज में होता है, या मिड रेंज ऑन हायर साइड। मिड रेंज में होता है -100, -200, -150, इस ऑर्डर का गेन होता है। किसका? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। -70, -80, मतलब हायर साइड में ही होता है इसका गेन, बहुत स्मॉलर नहीं होता है। माइनस साइन है फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वो है, इसलिए वो क्या है? माइनस साइन के साथ आता है। तो अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, सिंस मॉड ऑफ AV डैश इज हाई आप कह सकते हो फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, क्योंकि ये जो AV डैश है ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के गेन को चूंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AV डैश इज हाई फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, देयरफॉर 1/AV डैश, AV अगर हाई है तो 1/AV डैश, मॉड ऑफ 1/AV डैश विल बी मच लेस देन 1, है ना? ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं बेटा बताओ? हम क्या कह सकते हैं? सिंपली अगर देखो इसको मैं लिख सकता हूं RB/1 प्लस मॉड ऑफ 1/AV डैश, मैं कह सकता हूं, ये कह सकता हूं क्या? क्योंकि AV डैश निगेटिव है, क्योंकि कॉमन एमिटर के लिए AV क्या होता है? निगेटिव, तो 1/AV डैश भी निगेटिव आएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं 1 प्लस मॉड ऑफ 1/AV डैश इसको लिख सकता हूं, क्योंकि 1/AV डैश मॉड ऑफ 1/AV डैश प्लस आएगा, तो यहां प्लस हो जाएगा, जो कि यहां भी प्लस हो रहा है, ये निगेटिव आएगा, फिर ये माइनस उसको प्लस कर देगा। तो मैं लिख सकता हूं सिंस 1/मॉड ऑफ AV डैश इज मच लेस देन 1, तो इसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, तो दिस टेंड्स टू अप्रॉक्सीमेटली RB। मतलब यहां से क्या पता चला? यहां पे लेकिन निगलेक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि AV डैश है क्या? AB डैश है आपका 80, 81, 83, मान लो 80 के ऑर्डर का है, 80, यहां पे 1/AV डैश, मान लो AB डैश को आप लेते हैं 100, तो 1/AV डैश कितना आता है? 0.01, तो 1 के रिस्पेक्ट में 0.01 को आपने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। तो आउटपुट साइड में इस RB का कितना इफेक्ट आया? अप्रॉक्सीमेटली RB के बराबर ही इफेक्ट आया। और इनपुट साइड में इसका कितना इफेक्ट आया? RB/1 - AV डैश, और इसको अप्रोक्सीमेशन करने की वैसे जरूरत नहीं यहां पे, RB/-AV डैश आप कह सकते हो, क्योंकि -AV डैश को आप क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ AV डैश लिख सकते हो, प्लस मॉड ऑफ AV डैश, और AV डैश हाई है तो 1 को उसके रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो? निगलेक्ट कर सकते हो। अगर AV डैश हाई है तो 1 को उसके रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हो, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली RB/-AV डैश लिख सकते हो। अब यहां निगेटिव रेजिस्टेंस बेटा नहीं आएगा, क्योंकि AV डैश कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का गेन है, तो ये आएगा माइनस साइन के साथ, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको RB/AV डैश, RB/सम पॉजिटिव नंबर आएगा, उसके बराबर इनपुट साइड में RB का इफेक्ट आएगा। तो इनपुट साइड में उसका इफेक्ट कितना आएगा? हम ये अप्रॉक्सीमेशन नॉर्मली नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। RB/1 - AV डैश लेंगे, RB का इफेक्ट इनपुट साइड में, RB का इफेक्ट कितना लेंगे? RB/1 - AV डैश, लेकिन आउटपुट साइड में RB का इफेक्ट कितना लेना होगा? अप्रॉक्सीमेटली RB के बराबर ही लेना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, इस RB के इफेक्ट को कैसे लेना है, ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। तो इनपुट साइड में RB/- AV डैश ले लो अप्रॉक्सीमेटली, या RB/1 - AV डैश लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट साइड में दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RB, क्योंकि 1/AV डैश विल बी मच स्मॉल, है ना, ये 100 या 200 का ऑर्डर का है, तो 1/AV डैश विल बी मच लेस देन 1, तो इसलिए आपका क्या होगा?
AB अगर बहुत हाई है तो 1/AB डैश बहुत कम होगा कंपेयर टू 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये RB के बराबर। तो ये RB अगर आया कलेक्टर और बेस के बीच में इन केस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो RB का इफेक्ट इनपुट साइड में क्या आएगा, बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना इनपुट साइड में RB/1 - AB डैश, है ना, बेस और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर देना RB/1 - AB डैश, और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में कितना कनेक्ट कर देना, RB के बराबर ही एक रेजिस्टेंस। तो ये RB को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया by using Miller effect between input and output terminals। बस उसके बाद फिर आपका देखो ये अब इसका AC मॉडल या हाइब्रिड पाई मॉडल बना आप सकते हो कि नहीं, इस सर्किट का बनाने आता है। आप पहले इसका हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ करो, फिर जहां जहां जो रेजिस्टेंसेज अटैच हैं उनको अटैच कर दो, आपका आंसर सिंपली क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपली आपका आंसर होगा क्या, आ जाएगा, करेक्टली आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं जा रहा हूं एक क्वेश्चन लेने इसी RB पे बेस्ड, इसी सर्किट को बना के मैं क्वेश्चन अभी लिख लूंगा, फिर सीधे आपको वो क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीजें जो अभी आपने सीखी है इसको अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन के थ्रू आप सीख लोगे जो चीजें मैंने बार बार एम्फसाइज करी हैं, उन चीजों का अभी आप इफेक्ट आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन में डील करोगे। अब यहां आप कहोगे सर ये तो जो इनपुट साइड में रेजिस्टेंस आया वो तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं, RB तो पता है लेकिन 1 - AB डैश के टर्म में आया, तो ये तो पता करना पड़ेगा। जबकि आउटपुट साइड में इसका इफेक्ट कितना आया, RB के बराबर, ये तो सीधे पता चल गया कि आउटपुट साइड में कितना इफेक्ट आएगा। ये तो वैल्यू पता करनी पड़ेगी क्योंकि AB डैश पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, वो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन के थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे। और ये अप्रोक्सीमेशन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का नॉर्मली जो गेन होता है हायर साइड होता है, मिड रेंज में होता है, मिड रेंज या मिड रेंज से ज्यादा 60, 70, 80, 100 को मिड रेंज ही कहते हैं या हायर साइड कहते हैं। 100 से ऊपर हायर साइड हो गया एक तरह से, जो नॉर्मल एम्पलीफायर आपके आते हैं ना। तो उस केस में उस 1/AB डैश अगर 100 के ऑर्डर का हुआ 0.01, तो 1.01 को आप 1 के रिस्पेक्ट में आप निगलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस निग्लिजेंसी को हम हमेशा ले सकते हैं। तो आउटपुट साइड में हम सीधे RB कनेक्ट कर सकते हैं। इस अप्रोक्सीमेशन को लेने में कोई ज्यादा नहीं है, इसको हम हमेशा यूज करेंगे और इसको क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं फिर, ठीक है ना। तो एक मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, उसी क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और फिर देखते हैं। देखो कलेक्टर और बेस के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, इनपुट लगा रहे हैं बेस पे, आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर से। उन्हीं दोनों टर्मिनल आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस RB आ गया, तो उसको कैसे डील करना है, वी आर गोइंग टू सी इट and then we'll calculate definitely the gain V0/Vi and input resistance Ri पूछा, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं कैसे RB को डील करना है। AC मॉडल में RB को कैसे डील करना है, यूजिंग मिलर थ्योरम या यूजिंग मिलर इफेक्ट, है ना। DC एनालिसिस में कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल फाइंड, AC मॉडल ड्रॉ करने के पहले AC मॉडल के सारे पैरामीटर्स R पाई पता होने चाहिए और GM पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसको फाइंड आउट उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, देन AC मॉडल ड्रॉ करेंगे। और AC मॉडल ड्रॉ करते वक्त हम इसका RB को हम हटाएंगे इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजिंग मिलर थ्योरम। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा बेटा क्या, DC एनालिसिस। तो DC एनालिसिस के लिए DC एनालिसिस करते वक्त मिलर इफेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं। DC एनालिसिस में कोई पंगा नहीं करता है ना, AC एनालिसिस में पंगा करता है, इसलिए मिलर इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, गेन के टर्म में। तो DC एनालिसिस के लिए सारे क्या होंगे, कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किटेड एंड द AC सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो जैसे इस कैपेसिटर को ओपन किया, जैसे इस कैपेसिटर को ओपन कर दिया, तो लेफ्ट हाफ वाली पूरी सर्किट डिस्कनेक्ट हो गई इस सर्किट से, ये राइट हाफ वाली पूरी डिस्कनेक्ट हो गई, बची A सर्किट, है ना। अब इस सर्किट में कोई AC सोर्स है क्या, दिख रहा नहीं, केवल DC सोर्स और रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। अगर अब इस सर्किट में भी कोई AC सोर्स बच गया होता तो उसको हम रिप्लेस कर देते उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये वाला तो इसको हम रिप्लेस करें इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से या नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैपेसिटर ओपन होकर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है मेन सर्किट से। तो मेन सर्किट जो DC एनालिसिस के लिए बची है उसमें इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बनाते हैं पहले DC एनालिसिस वाली सर्किट, है ना। DC एनालिसिस वाली पहले सर्किट बनाते हैं, DC एनालिसिस वाली पहले क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। DC एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ये दिस इज 4 किलो ओम, दिस इज नथिंग बट RC, दिस इज 61 किलो ओम है ना।
and beta is 100। ऑब्वियसली ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और एक्टिव रीजन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तभी इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि ऑन है कि नहीं है और ऑन होके एक्टिव में ही है कि नहीं, हम ये दोनों चीजें मान सकते हैं। अगर यही डीसी एनालिसिस का क्वेश्चन होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या चेक करता कि वेदर इट इज ऑन और ऑफ। ऑन है तो दो ही रीजन में जा सकता है, एक्टिव या सैचुरेशन में, फिर मैं मानता कि ये एक्टिव रीजन में और सारे कैलकुलेशन करता और जो करंट आती सारे रिलेशन यूज कर सकता था एक्टिव के लिए, IC is equal to beta IB and I is equal to beta plus 1 IB। वहां से जो करंट्स की वैल्यू आती उनके लिए वेरीफाई करता whether VC is greater than 0.2 or not। If VC is greater than 0.2 then definitely it is in active region, definitely it is in active region, और जो मैंने माना था करेक्ट है। अगर VC less than 0.2 आ जाता उन करंट्स की वैल्यू के लिए तो जो मैंने माना था वो गलत है। ऑन तो है ही लेकिन मैंने माना कि एक्टिव में ऑन होके जो मैंने माना था वो गलत है। ऑन तो है ही तो किस रीजन में होगा, सैचुरेशन में, है ना। लेकिन यहाँ तो ऑन और एक्टिव में होगा ही होगा, तभी एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं मानूंगा। और अगर ऑन है और एक्टिव रीजन में है ट्रांजिस्टर तो उसके लिए एक ही लूप सफिशिएंट होता है फॉर फाइंडिंग आउट द ऑल द करंट्स, क्योंकि सारे रिलेशन अब वैलिड होते हैं। IC is equal to beta IB and I is equal to beta plus 1 IB। तो कोई एक करंट फाइंड आउट कर लो, बाकी सारे निकाल लोगे। तो हम उस केस में केवल बेस इमिटर लूप में घूमते हैं। और अगर ये ऑन है मतलब इसका बेस इमिटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, तो वो एक कट इन वोल्टेज के बराबर बैटरी से रिप्लेस हो जाता है, या ट्रांजिस्टर के केस में VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से ये रिप्लेस हो जाता है। इनका जो बेस इमिटर पीएन जंक्शन होता है विद पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी इज ऑन P साइड एंड नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी इज ऑन N साइड। तो NPN ट्रांजिस्टर में बेस होता है ये P और इमिटर होता है क्या, N। तो इन दोनों के बीच में हमने रिप्लेस कर दिया 0.7 वोल्ट की बैटरी से। VB एक एक्टिव वोल्ट की बैटरी से इस पीएन जंक्शन को हमने रिप्लेस कर दिया जो बेस इमिटर पे था, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस था और प्रॉपर्ली ऑन था, और बैटरी का पॉजिटिव इन P साइड में और नेगेटिव इन N साइड में। ठीक है, अब हम बेस इमिटर लूप में मूव कर जाएं। यहां से जो करंट है ये I फ्लो रही इमिटर से, जो बेस से इन करती है वो करंट IB होती है। अब बताओ इस RC के थ्रू कौन सी करंट फ्लो हो रही है, IC फ्लो हो रही है क्या। बहुत लोग इसको IC ले लेते हैं और जैसे बेटा IC लोगे ना गलत हो जाएगा, सब मामला दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है ना। IC कौन सी करंट होती है, जो कलेक्टर टर्मिनल से इन करती है, ये ध्यान रखना। ये जब यही RB यहां नहीं लगा होता तो IC जो कलेक्टर से करंट इन कर रही है और ऊपर से एक ही है तो ऊपर RC में भी जो करंट है वो IC। लेकिन यहां ध्यान से देखो, RC से जो करंट आएगी उसके लिए दो पाथ है, एक ये पाथ और एक ए पाथ। तो कलेक्टर से जो इन करती है वो करंट होती है IC, जो बेस से इन करती है वो IB, और जो इमिटर से जस्ट बाहर आती है वो I होती है, ध्यान रखना। तो ये करंट IC है। अब देखो ऊपर से कितनी I होगी, I करंट ऊपर से I एक चली गई यहाँ पे IB के फॉर्म में और दूसरी चली गई यहाँ, तो I इज इक्वल टू क्या है बेटा, अगर ध्यान से देखो IC प्लस IB, या इसको कह सकते हो I के बराबर है। तो जो RC से करंट फ्लो होगी वो IC प्लस IB होगी, ना कि IC, क्योंकि आप बार बार आप ये बेस ये RB यहाँ से तो कनेक्ट होता नहीं है, तो आपको बार बार आदत होती है कि IC इस RC से फ्लो करा देने की। लेकिन वो कब है, जब ये नहीं होता, ये मान लो कनेक्ट होता VCC से ये RB, तब तो यहाँ से करंट IC और एक ही पाथ है RC के थ्रू ही, है ना। तो ऊपर से जो करंट है वो भी क्या होती है IC के बराबर, लेकिन ये कनेक्टेड है इसलिए IC प्लस IB। ठीक है, अब एक ही लूप में मूव करना है तो मूव करते हैं। ये प्लस माइनस I की वजह से यहाँ वोल्टेज होगा, प्लस माइनस इसके क्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये सेमी करंट होगी IB, है ना। इसके I तो मूव कर जाते हैं 10 प्लस माइनस माइनस I क्या है, I के बराबर है IC प्लस IB, और IC प्लस IB कितना होता है, हम बीटा प्लस 1 IB में करेक्ट कर लेते हैं। IC को बीटा IB लिख दें तो ये I कितना है, बीटा प्लस 1 IB इंटू RC 4 किलो। करंट को हम मिली एम्पियर में लेंगे, हम अज्यूम कर रखे हैं, रेजिस्टेंस को हम किलो ओम में लेंगे और वोल्टेज को वोल्ट में, है ना, हमेशा। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस 61, इसके क्रॉस कितनी फ्लो रही करंट IB, है ना। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस 0.7 इज इक्वल टू, आप कहां आ गए माइनस पे, फिर यहां 0। ठीक है, यहां से देखो 9.3 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB, बीटा प्लस 1 101 आ गया, 101 गुणे 4 404 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों प्लस, दूसरे साइड जाएंगे दोनों प्लस, तो यहां से आया 404, 101 इंटू 4 404 IB, और यहां से आया 61, कितना आ गया 61, है ना। तो 404 प्लस 61 कितना आ गया, 465 IB।
यहां से IB कितना आ जाएगा बेटा 9.3/465 कितना होगा बेटा बता दो ध्यान से 0.02 मिली एम्पियर। और यहां से IC कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। यहां से I कितना हो जाएगा 2.02 मिली एम्पियर। और इन करंट्स के लिए निकाल के देखना VCE की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0.2 आएगी। और आपने IC इज इक्वल टू बीटा IB और I इज इक्वल टू बीटा +1 IB यूज किया है, तो आपने माना है कि ये एक्टिव रीजन में है। और VC ग्रेटर देन 0.2 आके आपको बता रहा है कि ये एक्टिव रीजन में ये है। ठीक है, अब देखो हम फाइंड आउट क्या करते हैं, AC मॉडल के पैरामीटर्स हाइब्रिड। R पाई क्या होता है बीटा VT अपान क्या IC है ना, या VT अपान क्या IB। हम निकालते हैं VT को, वोल्टेज को हमेशा क्या लेना है वोल्ट में, और करंट को हमेशा क्या लेना है मिली एम्पियर में। तो आंसर क्या आएगा किलो ओम में आएगा। तो 0.025 अपान 0.02 कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा आपका 1.25 किलो ओम आ जाएगा। और GM की वैल्यू निकाल लेते हैं। GM इज नथिंग बट IC अपान VT दैट कम्स आउट टू बी 2 मिली एम्पियर अपान 0.025 वोल्ट, मिली एम्पियर पर वोल्ट में आएगा। ये 2000/25 25/280 मिली एम्पियर पर वोल्ट है ना। इन दोनों वैल्यूज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। R पाई इज नथिंग बट 1.25 किलो ओम एंड GM इज नथिंग बट 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट है ना, 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट। क्लियर? तो ये आपका ये सब चीजें आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए है ना। ये सब डीसी एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फिर ये अब मैं रब करने जा रहा हूं। तो RC से करंट IC अब नहीं फ्लो होगी, अब IC प्लस IB फ्लो होगी है ना। KVL KCL आपको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। अब देखो AC मॉडल हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ करने से पहले जो ये सर्किटरी है इसका AC मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं यूजिंग मिलर इफेक्ट। उसके बाद उस मॉडल को फिट करेंगे R पाई मॉडल में, फिर सारी चीजें हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये शॉर्टेड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी शॉर्टेड हो गया AC मॉडल के लिए, ये अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो गया ये। अब इसको इस नोड का वोल्टेज मैं मान लेता हूं VC है, और यही VC V0 भी दिख रहा है। इस नोड का वोल्टेज मैं मान लेता हूं क्या है VB है, ठीक है ना। जिन दोनों नोड्स के बीच में कनेक्टेड है RB, तो अब मैं इस RB को हटाऊंगा। कैसे कनेक्ट करते हैं RB को, जिन दोनों नोड के बीच में कनेक्टेड था इस नोड और इस नोड, इन्हीं दोनों नोड के बीच में कनेक्ट करेंगे। आउटपुट साइड में इस नोड और रेफरेंस नोड क्या है ग्राउंड, इस नोड और ग्राउंड के बीच में आउटपुट में कनेक्ट करेंगे इसका इफेक्ट, और इनपुट साइड में कहां कनेक्ट करेंगे, जो इनपुट साइड में नोड थी उस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में इसका इफेक्ट कनेक्ट करेंगे। तो यहां और ग्राउंड, दूसरा रेफरेंस हमेशा ग्राउंड है नोड के केस में। यहां कितना आता है इसका इफेक्ट RB अपान 1 माइनस AB डैश, और अभी AB डैश हम लिखेंगे, हम AB मान रहे हैं V0 अपान VI को, AB डैश कुछ और हो सकता है क्योंकि AB जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो होगा, लेकिन यहां वाला AB जो यहां यूज करने जा रहा हूं वो जरूरी नहीं कि AB हो, तो ऐसा नहीं नोटेशन AB कुछ भी ले लो, इस AB डैश की वैल्यू हम लिखना जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। और आउटपुट में क्या इफेक्ट आएगा, आउटपुट में जो जिस नोड से कनेक्टेड था उस नोड और दूसरा रेफरेंस नोड क्या है ग्राउंड, वहां इसका इफेक्ट कितना आएगा, जितना ये था RB के बराबर ही आ जाता है उसका इफेक्ट, है ना। RB था तो RB के बराबर ही आ गया यहाँ पे आउटपुट साइड में, ठीक है ना। आउटपुट नोड जहां से कनेक्टेड था उस नोड और दूसरा रेफरेंस नोड ग्राउंड के बीच में वो एज इट इज आ जाएगा। इनपुट साइड में जहां वो कनेक्टेड था इनपुट साइड में उस नोड और रेफरेंस नोड ग्राउंड के बीच में उसका कितना इफेक्ट आएगा RB अपान 1 माइनस AB डैश। और जहां पे AB डैश कितना है ये लिख देते हैं, AB डैश इस नोड का, जिस नोड से वो कनेक्टेड था आउटपुट साइड में, उस नोड का वोल्टेज ऑब्वियसली विद रिफरेंस टू व्हाट, रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट नोड वोल्टेज के केस में क्या होता है ग्राउंड। तो इस नोड का वोल्टेज कितना आपने माना है VC अपान इस नोड का वोल्टेज, इनपुट साइड में जो नोड थी, जिन दोनों नोड्स के बीच में कनेक्टेड था उन नोड्स के वोल्टेज का रेशियो क्या है AB डैश। तो इस साइड में यहां से कनेक्टेड था जिस नोड का वोल्टेज हमने VC माना, इस साइड में यहां से कनेक्टेड था इस नोड का वोल्टेज हमने क्या मान लिया, ये बेस ही तो है VB, तो ये है AB डैश आपके लिए। अब हम हाइब्रिड पाई मॉडल बनाते हैं। ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है और ये क्या है इमीटर, और उसमें फीड करते हैं, फिर ये सारे गेन्स और इनपुट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हमें फीड करना है, पहले हमें कलेक्टर बेस इमीटर का हाइब्रिड पाई मॉडल बनाना है, फिर जो इस AC मॉडल यहां बना हुआ है इस AC मॉडल को उसको उस हाइब्रिड पाई मॉडल में फीड करना है, ठीक है, ध्यान से देखना।
तो ये करते हैं और फिर सारे आंसर बहुत इजीली आएंगे। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, अगर ये सारी चीजें आपको पता है, इस तरह से एसी मॉडल इस तरह से पता है, उसको हाइब्रिड पाई मॉडल में फीड करके आंसर निकालना आपको आता है ना। तो मैं कर देता हूं आपके लिए। ये है आपका क्या, आर पाई, जो आप पता कर चुके हो, प्लस माइनस वी पाई यहाँ पे। ये होता है इमिटर टर्मिनल, ये आपका क्या है, बेस, और कॉमन इमिटर एम्पलीफायर तो है ही, साथ में ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो बेस करंट इन करती है। यहाँ पे कितनी करंट होती है, कलेक्टर और इमिटर के बीच में जीएम इंटू वी पाई के बराबर, जहां वी पाई इस आर पाई के क्रॉस वोल्टेज है। ये होता है कलेक्टर, यहां से जो करंट आती है वो आईसी है। अब इमिटर कहाँ कनेक्टेड है, ग्राउंड, तो ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या है, 4 किलो ओम कनेक्टेड है, कनेक्ट कर देते हैं, 4 किलो ओम है ना, ठीक है। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक आरबी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो भी कनेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या कनेक्टेड है, आरबी कनेक्टेड है, ठीक है। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में फिर से 4 किलो ओम कनेक्टेड है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में 4 किलो ओम इज कनेक्टेड, और यहीं से आउटपुट ले रहे हो V0, इसी को खींच के, तो आउटपुट किसके रेफरेंस में लोगे, ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये जो V0 है ये प्लस माइनस यही V0 है, और इसी नोड का वोल्टेज, जो ये कलेक्टर नोड है, यही तो इसी नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, Vc है। और इसी नोड को अगर एक्सटेंड करके देखा हमने, तो इसी नोड के वोल्टेज को आप क्या मान रहे हो, V0 मान रहे हो। ऑब्वियसली नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो एक तरह से V0 इज इक्वल टू क्या आपका है, Vc है, ये ले सकते हो। कलेक्टर नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही आप Vc मान रहे हो, और यहाँ कलेक्टर नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही V0 है, तो V0 और Vc सेम है। और ये इस 4 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V0 है, इसके क्रॉस है वो भी V0 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी क्या है, V0 है, या वही Vc है। V0 और Vc एक तरह से ध्यान से देखो तो सेम ही है, V0 और Vc ध्यान से देखोगे तो सेम ही है, अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अब इनपुट साइड में देखते हैं। इनपुट साइड में एक बेस और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली अभी आपको पता नहीं है। ये इस क्वेश्चन का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, RB अपान 1 माइनस AV डैश कितने के बराबर, और फिर बेस और ग्राउंड के बीच में एक VI है। ध्यान से देखो, बेस और ग्राउंड के बीच में क्या है, एक VI लगा हुआ है, ठीक है। अब AV डैश पहले सबसे पता करते हैं, क्यों, क्योंकि AV डैश पता चलेगा तब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलेगी, तब हम ये RI पता कर पाएंगे। RI क्या है, इसी के पीछे से जो रेजिस्टेंस है वो RI है, और V0 अपान VI ऑब्वियसली ये है, और V0 ये है, और V0 Vc के बराबर है। यही रेशियो हमें गेन AV बताना है, जो क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो जो AV डैश है क्या है, बेस नोड का वोल्टेज और कलेक्टर नोड के वोल्टेज का रेशियो है ना। तो AV डैश क्या है, पहले सबसे AV डैश पता करेंगे, क्योंकि ये और Vc ही V0 है, इन दोनों का रेशियो है। पहले VB निकाल लेते हैं क्या है, क्योंकि वो पता चलेगा तब ये AV डैश पता चल जाएगा। V0 पहले बताओ क्या है, ध्यान से देखो, V0 अगर बताओ या Vc बताओ क्या है। अगर ध्यान से देखो तो यहां कितनी करंट आई, I1 को मैं ले लेता हूं कितना, माइनस IC लिख सकते हैं, है ना। और IC इज इक्वल टू GM V पाई, क्योंकि यहां से करंट IC है और आगे GM V पाई, ये दोनों करंट सीरीज में है तो सेम होंगी, तो IC इज इक्वल टू GM V पाई है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V0 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V0 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी V0 है, और यही वोल्टेज Vc के बराबर भी है, इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी नोड और ग्राउंड के बीच में 4 किलो ओम है, तो इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही है जो इसके क्रॉस वोल्टेज है, या जो इसके क्रॉस वोल्टेज है, या जो इसके। ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हैं, पैरेलल में। तो अगर ध्यान से देखो, इन तीनों का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के मैं कनेक्ट कर दूं, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, दिस पैरेलल दिस पैरेलल दिस। तो इन तीनों को हटा के मैं इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक नेट रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट कर दिया, 4 पैरेलल विद 61, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया, है ना। और यहां से देखो करंट कितनी जा रही है, I1 की वैल्यू माइनस IC, इसके क्रॉस फिर एक ही रेजिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस जो करंट आएगी I1, उसकी वजह से एक वोल्टेज होगा प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस वोल्टेज ही क्या होगा, V0, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज V0 है, इसके क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज V0 है, इसके क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज V0 है, तो इनके तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी नेट वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस
माइनस वी नॉट। पैरेलल में यही होता है, पैरेलल में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज है उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा। तो यही आ गया। तो अब देखो वी नॉट मैं लिख सकता हूं कितना, I1 इंटू क्या 4 पैरेलल 61, ये लिख सकता हूं 4 पैरेलल 61, या लिख सकते हो RC पैरेलल RB पैरेलल RL अगर इसको मान लो। अब ये हो जाएगा I1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ GM इंटू V पाई, है कि नहीं, क्योंकि I1 इज माइनस IC और IC इज इक्वल टू GM V पाई, है ना। तो ये आ जाएगा 4 पैरेलल 4 इज 2 पैरेलल 61, जितना भी आए, ठीक है ना। ये आ गया आपका V नॉट। अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं VB को निकाल, V नॉट किसके टर्म में आ गया, V पाई के टर्म में, GM आपको नोन है, ये नोन है। अगर मैं VB को V पाई के टर्म में ला दूं तो V नॉट अपॉन VB मेरा AB डैश आ जाएगा, जो यहाँ पे यूज होगा, माइनस साइन के साथ आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो VB क्या है, इस नोड का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली ग्राउंड। तो अब देखो यही तो VB है, ध्यान से देखते हैं, यही तो VB है। अब देखो ये VB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली ग्राउंड। तो इस नोड और ग्राउंड के बीच में ही R पाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कि नहीं, ध्यान से देखो। इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो इसी नोड और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, R पाई। क्योंकि ये देखो इस R पाई का एक एंड है जो इस नोड से कनेक्टेड और इसका दूसरा नोड कहां कनेक्टेड है, ग्राउंड। तो इस नोड का वोल्टेज चाहिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VB का वोल्टेज चाहिए, या इस नोड बेस नोड का वोल्टेज VB चाहिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, क्योंकि नोड का वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं ना। तो इस नोड का मुझे वोल्टेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस नोड और ग्राउंड के बीच में ही एक तरह से ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज है प्लस माइनस, यही तो VB है। इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में, इस नोड और ग्राउंड के बीच में ही कनेक्टेड है क्या, R पाई। तो R पाई रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा VB वोल्टेज। या आप लूप में मूव कर लो, कभी भी नोड से मूव करते हैं तो ग्राउंड पे जब खत्म कर देते हैं तो वो लूप कंप्लीट माना जाता है। अगर किसी नोड का वोल्टेज पता करना है तो नोड से शुरू करो और ग्राउंड पे खत्म कर दो, तो उस नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अगर तुम मूव करना भी चाहोगे, मैंने डायरेक्टली बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन से कि ये नोड और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज चाहिए और इसी नोड और ग्राउंड के बीच में R पाई है, तो जो R पाई के क्रॉस वोल्टेज होगा वही क्या होगा, VB होगा। जैसे यहाँ पे था, इस नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए था, तो इन्हीं दोनों नोड के बीच में ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो वही VC वोल्टेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसी टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है ये, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही VC होगा, वही V नॉट। सिमिलरली VB क्या हो जाएगा, V पाई के बराबर। या आप मूव कर लो, VB प्लस माइनस V पाई प्लस माइनस V पाई, है ना, और ग्राउंड आ गया, तो VB इज इक्वल टू क्या, VB प्लस माइनस V पाई और आके ग्राउंड पे खत्म कर दिया, इज इक्वल टू 0, तो VB इज इक्वल टू V पाई। अब देखो V नॉट अपॉन VB में AB डैश निकाल सकता हूं, दोनों VB और V नॉट दोनों V पाई के टर्म में आ गए, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ GM इंटू 2 पैरेलल 61। इसका आंसर निकाल देते हैं। GM की वैल्यू कितनी है, 80, क्योंकि इस आंसर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना, तो इसको निकालना जरूरी है। 2 पैरेलल 61 कितना हो जाएगा, 61 इज इंटू 2 122 डिवाइडेड बाई 61 प्लस 2 63। इसका आंसर निकाल देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसका कैलकुलेशन बेटा कर देता हूं, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 122 डिवाइडेड बाई 61 दूना 122, है ना, डिवाइडेड बाई क्या 63 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो ये आ गया बेटा 154, है ना, 154 माइनस 154 पॉइंट कितना आ गया 92। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख दे रहा हूं माइनस 155, है ना, मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो अब देखो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, RB डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB डैश। AB डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, ये 156 आ जाएगा। अब RB अपॉन 156 पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, है ना, इनपुट रेजिस्टेंस में निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो ये मेरा क्या आ गया था, मैं इसको लिख देता हूं अलग जगह पे, ठीक है, मैं इसको अलग जगह पे लिख देता हूं। AB डैश क्या था मेरा, V नॉट अपॉन VB एंड दिस कम्स आउट टू बी कितना आ गया, माइनस अप्रोक्सीमेटली माइनस ऑफ 155 के बराबर आया था, माइनस ऑफ 155 के बराबर आ गया, ठीक है ना। और उसका यूज करके मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मुझे RI पता करना है, ठीक है ना, RI पता करना है, ठीक है। तो ये आ गया,
ये इसको लिख लेते हैं, ये RB अपान 156 के बराबर है, ठीक है ना। और RB की वैल्यू पता है 61, तो यहां से पता। अब देखो इनपुट रेजिस्टेंस मुझे यहां से पता करना है, तो मैंने कहा हमेशा पहले इनपुट रेजिस्टेंस कहां से पता किया करो, RI डैश यहां से पता किया करो। और इनपुट रेजिस्टेंस जब यहां से देखते हैं बेस और ग्राउंड के बीच में, जब बेस टर्मिनल से इनपुट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का देखते हैं, तो बेस और ऑब्वियसली बेस टर्मिनल, दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड। तो बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखता है, या तो R पाई दिखता है या तो R पाई प्लस बीटा प्लस 1 यही दोनों केस हैं। अगर इमिटर और ग्राउंड के बीच में कोई रेजिस्टेंस RE मौजूद है तो नेट रेजिस्टेंस बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का दिखता है R पाई प्लस बीटा प्लस 1 और अगर इमिटर और ग्राउंड के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इमिटर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो बेस टर्मिनल से जब पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस दिखते हैं तो वो R पाई के बराबर आता है। तो ये RI डैश कितना आएगा, R पाई के बराबर। अब यहां से कितना रेजिस्टेंस दिखेगा RI, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है, ध्यान से बताओ, ध्यान से RI कितना दिखेगा, ये रेजिस्टेंस मुझे पता है RB प्लस। अब इस टर्मिनल यहां से RI देखने का क्या मतलब, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, तो इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है RB अपान 156, इसी टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, देखो यही टर्मिनल तो आगे एक्सटेंड किया, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक लगा हुआ है कितना RB अपान 156, और इसी टर्मिनल देखो आगे एक्सटेंड करो तो सेम टर्मिनल है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है RI डैश। तो अगर आप मैं सर्किट बनाऊं तो देखो ध्यान से, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, ये ग्राउंड है, मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए क्या RI, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में एक तरह से चाहिए, क्योंकि रेफरेंस ये ग्राउंड यही तो टर्मिनल है, तो इसके बीच में लगा है एक RB अपान 156, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में, ये टर्मिनल ग्राउंड के बीच में, ग्राउंड ए कॉमन, और पूरे इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है R पाई के बराबर। तो पूरे राइट हाफ को हटा के इस टर्मिनल, यही तो एक्सटेंड किया, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक नेट रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट कर दो R पाई, या उसी को आप कह रहे हो RI डैश। तो पूरे राइट हाफ को हटा के इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, इस टर्मिनल वही सेम टर्मिनल था, यही बेस ही तो है, यही इस टर्मिनल और ग्राउंड, ये रेफरेंस ग्राउंड है, ये बीच में मैंने कितना कनेक्ट कर दिया RI डैश, पूरे राइट हाफ को हटा के, और इसी टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में क्या, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में लगाया RI डैश, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक RB अपान 156 है, इस टर्मिनल सेम ही टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में मुझे क्या चाहिए, रेफरेंस, ये क्या है, रेफरेंस ग्राउंड है, RI चाहिए। तो देखो यहां से मुझे RI देखना, इन दोनों टर्मिनल के बीच में मुझे पूरा RI चाहिए, नेट रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, RI चाहिए मतलब नेट रेजिस्टेंस चाहिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में। तो ये इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो RI कितना हो गया, RB अपान 156 पैरेलल विद RI डैश, और ये कम्स आउट टू बी RB अपान 156 पैरेलल विद R पाई। यही आपका आंसर है। RB की वैल्यू पता है, R पाई की पता है, ये निकाल लेना, RB अपान 156 निकाल लेना, पैरेलल R पाई कर देना, तुम्हारा RI आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया RI कितना आया, RB जो कि 161 है, RB अपान 156 कर लेना, पैरेलल फिर उसका निकाल लेना R पाई के साथ, R पाई कितना है 1.25 किलो ओम, आपका RI आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बची V नॉट अपान VI, तो अब देखते हैं AB V नॉट अपान VI कितना आएगा, V नॉट अपान VI कितना आएगा। अब ध्यान से यहां देखना, अगर ये प्लस माइनस VI है, प्लस माइनस VI है, VI है तो यही प्लस माइनस VI है, माइनस इंड अगर इसका ग्राउंड से कनेक्ट है तो प्लस इंड का वोल्टेज क्या वो हो जाएगा, माइनस इंड के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है, VI वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड ग्राउंड से कनेक्टेड है तो प्लस इंड बढ़ जाएगा VI अमाउंट से विद रिस्पेक्ट टू माइनस इंड जीरो पे है तो प्लस इंड बढ़ेगा, VI अमाउंट से विद रिस्पेक्ट टू माइनस इंड तो 0 प्लस VI, इस नोड का या प्लस जो पॉजिटिव नोड है, पॉजिटिव साइड है, उसका वोल्टेज कितना आ जाएगा VI। माइनस इंड का पोटेंशियल कनेक्टेड है, माइनस इंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो प्लस इंड का पोटेंशियल माइनस इंड के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से VI वोल्ट से, तो 0 प्लस VI, तो प्लस इंड का पोटेंशियल VI हो जाएगा, प्लस इंड यही तो है, यही तो ये कह रहा है VI, अगर ये VI लगा है इनपुट वोल्टेज VI, तो ये कह रहा है इस नोड का वोल्टेज VI है और इसी नोड के वोल्टेज को आपने VV माना था, क्योंकि अगर ये नोड, यही नोड तो ये कॉमन है ना, ये शॉर्ट सर्किट क्या बता रहा है, शॉर्ट सर्किट है ना, तो शॉर्ट सर्किट पे हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा, है ना, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, है ना। तो यहां वोल्टेज अगर VI है तो यहां भी VI है, यहां भी VI, यहां सब VI है, ठीक है ना। तो
ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट पे वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। कॉमन पॉइंट पे क्या है, वोल्टेज सेम होता है। तो ये सारे पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इन बिटवीन कोई रेजिस्टेंस नहीं। अगर यहीं कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो रेजिस्टेंस की वजह से इस तरफ का वोल्टेज अलग होगा, रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ का वोल्टेज अलग होगा। अगर सेम ही पॉइंट है, डायरेक्टली कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारे क्या है, कॉमन पॉइंट्स, और कॉमन पॉइंट के वोल्टेज सेम होते हैं। तो यहां से पता चल रहा है कि VI क्या है, किसके बराबर है, VB के बराबर। आपको AB क्या फाइंड आउट करना, V0 अपॉन VI, तो इसको मैं V0 अपॉन VB इंटू VB अपॉन VI लिख सकता हूं कि नहीं, है ना, लिख सकता हूं। अब देखो V0 अपॉन VB ही AB डैश है, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 अपॉन VB इज AB डैश इंटू VB अपान क्या, VI, और VB अपान VI क्या होगा, अभी आपने निकाला, अभी आपने कहा कि VI और VB सेम है, तो VB अपान VI क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, AB डैश के बराबर, एंड दैट इज 1 माइनस 1। ठीक है ना, सिंपली AB डैश था VC अपान VB, और VC ही सेम एज V0 था, तो हमने AB डैश को मान लिया था V0 अपान VB। फिर अभी हमने देखा VB इज इक्वल टू VI, तो यही AB डैश V0 अपान VB है, और VB इज इक्वल टू VI है, तो यही AB डैश AB भी हो गया, क्योंकि VB इज इक्वल टू क्या आ गया, VI आ गया। तो ध्यान रखना, तो AB डैश एक्चुअल में था VC अपान VB, और VC ही सेम एज V0 था, और VB इज सेम एज VI, तो यही AB डैश आपका V0 अपान VI, या जो क्वेश्चन में पूछा गया AB वही बन गया। लेकिन हम हमेशा उसको AB डैश मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मिलर इफेक्ट, है ना, ताकि हम मिक्स ना कर दें कि पूछा गया जो हमारा AB कुछ और हो, और हमारे क्वेश्चन में जो RB में AB यूज हो रहा है वो और हो, हमने दोनों को AB से रिप्रेजेंट कर दिया तो मिक्सिंग हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे RS प्रेजेंट होता, जैसे यहाँ पे RS प्रेजेंट होता, जैसे यहाँ पे RS प्रेजेंट होता, तो जो AB डैश है जो V0 अपान VB से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो यहाँ RB अपान 1 माइनस AB डैश में यूज होगा वो अलग होगा, और V0 अपान VI जो कि आपका AB है, वोल्टेज गेन ऑफ द ओवरऑल सर्किट V0 अपान VI, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ RS आ जाता तो VI और VB सेम नहीं होंगे, तो AB डैश जो कि V0 अपान VB या VC अपान VB है हमारे लिए, जो कि यहाँ RB अपान 1 माइनस AB डैश में यूज हुआ है, वो AB डैश और जो आपका AB है V0 अपान VI, दोनों क्या हो जाते, डिफरेंट हो जाते, AB डैश और AB। इस क्वेश्चन में VI और VB सेम थे, और VC और V0 भी सेम थे, इसीलिए VC अपान VB इज सेम एज V0 अपान VB इज सेम एज V0 अपान VI, तो AB डैश AB सब कुछ सेम आया। लेकिन यहाँ RS आ जाता तो VB और VI डिफरेंट होने की वजह से V0 अपान VB और V0 अपान VI क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे ना। तो ये चीजें रट मत लेना बस नॉर्मली कि AB ही AB डैश हो जाता है, ऐसा भी कई लोग रट लेते हैं, है ना। या दोनों को यहाँ जो आप यूज करते हो RB अपान 1 माइनस में, वहां भी लोग AB लिख देते हैं, और जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको भी AB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उनको लगता है सब AB सेम है। तो जहां पे भी दोनों चीजों को, दोनों अलग अलग चीजें अगर दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपको पता ही नहीं कौन सा आपका AB है कैलकुलेट करना, और कौन सा RB में आ रहा है AB वो कौन सा है, और दोनों को अगर एक ही मान लोगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो नोटेशंस को भी बहुत ध्यान से रखना, है ना, इसीलिए मैं उसको AB डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। तो RI नहीं निकाल सकते जब तक AB डैश नहीं निकालोगे, क्योंकि AB डैश निकालोगे तभी पता चलेगा RB अपान 1 माइनस AB डैश की वैल्यू क्या है, और तभी पता चलेगा RI, क्योंकि ये RB अपान 1 माइनस AB डैश पैरेलल विद R पाई है, तो जब तक AB डैश नहीं आएगा तब तक RI नहीं आ सकता, है ना। तो RI भी निकाल दिया, फिर क्या निकाल दिया, AB डैश भी निकाल दिया, और फिर AB निकाला तो वो AB डैश के बराबर आया। तो AB डैश पहले निकाला, वहां से फिर AB को अप्रोच किया। चूंकि V0 अपान VB हमें पता था, तो हमें पता था कि हम V0 अपान VI निकालना है, तो VB और VI में रिलेशन निकाल लें, तो VB की जगह VI के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर देंगे VB को, तो V0 अपान VI भी आ जाएगा, है ना। तो हमने जब देखा यहाँ RS नहीं था, जब भी RS नहीं होता है तो नॉर्मली VB और VI सेम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो इसको नेटवर्क थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ऑब्जर्व करना जानते हो तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो कि V0 इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू VB होगा, इन केस अगर यहाँ RS नहीं है। मैक्सिमम केस में यही, अगर RS नहीं है तो VI VB के सेम हो जाता है ना, और VB के सेम हो जाता है तो V0 अपान VB विल बी सेम एज V0 अपान VI, है ना।
क्लियरली, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करनी थी। मेन इसमें था कि आरबी का इफेक्ट आउटपुट में एज इट इज आ जाता है, आरबी के बराबर बिटवीन कलेक्टर टर्मिनल एंड ग्राउंड, और इनपुट में इसका आरबी का इफेक्ट कितना आता है, बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ जाता है आरबी के करस्पॉन्डिंग जो यहां कनेक्टेड था, आरबी अपॉन 1 माइनस एबी डैश, और ये एबी डैश की वैल्यू क्या है, इस टर्मिनल का वोल्टेज वीसी अपॉन इस टर्मिनल जहां पे कनेक्टेड था, जिन दोनों टर्मिनल के बीच में आरबी कनेक्टेड था, उन टर्मिनल्स के वोल्टेज वीसी अपॉन वीबी का रेशियो है एबी डैश। और ऑब्वियसली टर्मिनल का वोल्टेज या नोड का वोल्टेज ले लो तो विद रेफरेंस टू ग्राउंड होगा, यहां बेस इस टर्मिनल का वोल्टेज ले लो तो ऑब्वियसली विद रेफरेंस टू क्या होगा, ग्राउंड। तो वीसी इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वीबी क्या, इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये नोड कौन सी है, जिस ये इनपुट नोड है जहां से आरबी कनेक्टेड था, और ये आउटपुट नोड है जहां से आरबी कनेक्टेड था। तो आरबी को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो आउटपुट साइड में उसी नोड जहां से आरबी कनेक्टेड था, जब इनपुट और आउटपुट में उस नोड और ग्राउंड के बीच में लगाया एज इट इज आरबी, और इनपुट साइड में आरबी अपॉन 1 माइनस एबी डैश लगा दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन यहां खत्म हुआ और ये लेक्चर यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी आरबी का इफेक्ट फिर से देखेंगे और तब लेंगे यहां पे एक सोर्स रेजिस्टेंस आरएस, और उस केस में देखेंगे एप्रोक्सीमेट वोल्टेज गेन कितना आता है, और वहां से एक फार्मूला मैं याद कराऊंगा, और उस फार्मूले पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो उससे अगले लेक्चर में क्वेश्चन लेके ही डिस्कशन करेंगे। यहां पे आरबी प्रेजेंट होगा बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, और यहां पे सोर्स रेजिस्टेंस जो इस क्वेश्चन में 0 था, अब इस सोर्स रेजिस्टेंस की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। तो जब फाइनाइट वैल्यू होगी तो देखेंगे कि गेन की वैल्यू कितनी आती है। पहले एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे गेन की वैल्यू का, और फिर देखेंगे एप्रोक्सीमेट गेन का जो फार्मूला मैं बताऊंगा कि क्या होता है, उस एप्रोक्सीमेटेड फार्मूला है उससे गेन की वैल्यू क्या आएगी, और देखेंगे दोनों में कितना डिफरेंस आता है एप्रोक्सीमेशन में, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे यहां आरएस लेके, और यहां आरएस लेके और यहां आरबी लेके 2-3 बार क्वेश्चन आया है, एप्रोक्सीमेट गेन पूछा गया है, तो वो एप्रोक्सीमेटेड फार्मूले से सीधे कर सकते हैं। लेकिन हम पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, वहां से एग्जैक्ट गेन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर एप्रोक्सीमेटेड फार्मूले से गेन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे वो ऑलमोस्ट आसी पास होंगे। तो फिर हम आगे से एग्जाम में एप्रोक्सीमेटेड गेन वाला फार्मूला ही याद रखेंगे और वहां से क्वेश्चन सीधे सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।